आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डैम्प हार्मोनिक मोशन में। इससे पहले आपको बता दूं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है जो सिंपली एक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है अपना मोशन को। लेकिन वही चीज़ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में नहीं होता है। इसमें डैम्प हार्मोनिक मोशन में या ऑसिलेशन में ये होता है कि वही समय का जो अंतराल होता है, टाइम इंटरवल जो होता है, उसमें ये ऑसिलेशन तो करता जाएगा लेकिन धीरे धीरे अपना डिक्रीज भी करता जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट को। तो ये डिक्रीज करते जाता है धीरे धीरे और आखिर में अपना एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंच जाएगा, ये जीरो तक पहुंच जाएगा। तो वैसे वाले ऑसिलेशन को जो एक टाइम इंटरवल के बाद धीरे धीरे ऑसिलेशन करते जाए, डिस्प्लेसमेंट में कम होते चला जाए और आखिर में जीरो हो जाए, वैसे वालों को डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन या मोशन बोलते हैं। और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि वो टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल में वो अपना ऑसिलेशन करता रहेगा लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, मतलब वो डिक्रीज नहीं करेगा या फिर इंक्रीज नहीं करेगा। तो वैसे वालों को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग डैम्प हार्मोनिक मोशन में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको एग्जाम में जो सवाल पूछ जाएंगे वो आपको इसी तरह से सवाल के जवाब लिखने हैं। मैंने जो यहाँ पे लिखा हूँ, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे वीडियो में। तो बेसिकली जो इसमें होता है डैम्प्ड हार्मोनिक का मोशन का जो डेफिनेशन होता है वो है, इट इज रेजिस्टिंग force act on a body executing simple harmonic motion. The amplitude of the vibration does not remains constant but decreases gradually. Such vibrations are known as the damped vibration. This टाइप ऑफ द मोशन आर कॉल्ड द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है और उसको बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स कोई रोक रहा है और वो रोकते रोकते धीरे धीरे उसको इतना रोक दे कि आखिरकार वो जीरो हो जाए ग्रेजुअली, तो वैसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। क्योंकि वो मोशन तो कर ही रहा है हार्मोनिकली, लेकिन वो हार्मोनिकली करते करते वो डिक्रीज भी कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोग उस इक्वेशन पर भी जाएंगे। उसको कौन कौन सा फैक्टर रोकता है, कौन रेजिस्टिव फोर्स उसके लिए काम कर रहा है उसके अगेंस्ट, कि वो बॉडी धीरे धीरे डैम्प में बदल जा रहा है सिंपल से। हमने लिखा है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन से वो डैम्प्ड हार्मोनिक्स में बदल जा रहा है। तो कौन कौन सा फैक्टर काम कर रहा है उसको हम लोग नीचे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग अंत तक देखेंगे वीडियो को ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और हम लोग ये भी निकालेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले हमको जो दो फैक्टर्स है जो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को रोक रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन एक्सपीरियंस टू टाइप ऑफ द फोर्सेज, बेसिकली टू फोर्सेज। फर्स्ट वन, रीस्टोरिंग फोर्स। जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब एक बार अगर पार्टिकल गया फिर वापस आएगा और उतना तेजी से नहीं आ पाएगा जितना तेजी से गया, तो आखिर स्पीड तो कम हो गया उसका, तो रीस्टोरिंग फोर्स के चलते कम हो। इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्योंकि जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ ये जरूर जाएगा, लेकिन एक अगेंस्ट में फोर्स लग रहा होगा जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, और वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होगा। अगर आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स आपको इस तरफ होगा। तो हमने ये लिखा, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस ऑपोजिशन के लिए हम माइनस साइन लगा रहे हैं, F1 ये रीस्टोरिंग फोर्स है, इसको F1 से नोट किए हैं। ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट अगर लगाएंगे तो मान लीजिए उस कांस्टेंट जो K है जो हमने यहाँ पर लगा रखा है, K, वेयर इज द K इज कांस्टेंट। ये आप पहला फोर्स मान सकते हैं जो सिंपल को डैम्प में बदलने का सबसे बड़ा कारण है। ये पहला फोर्स हुआ। दूसरा एक हुआ कि एक फ्रिक्शनल फोर्स वो हो सकता है एयर रोक रहा हो उसको, हो सकता है उसको कोई वैसा बॉडी रोक रहा है जिसके वो कांटेक्ट में हो, तो एक वो भी फोर्स हो जाएगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डैम्पिंग फोर्स इसी को बोलेंगे क्योंकि इसी के चलते वो रुक जाता है आखिरकार और एक जीरो हो जाता है, डिक्रीजेज होता है ग्रेजुअली। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी
बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी जो होता है, अगर वेलोसिटी बिल्कुल उसी तरह जो मैंने ऊपर दिखाया था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर उस तरफ है किसी भी तरफ हो, और उसके अपोजिट में मेरा क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट के तरफ, तो क्या होगा, मेरा स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा। और वही स्पीड कम होगा तो, एक मिनट कुछ हो रहा है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेलोसिटी मैंने बता दिया था। ये मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने F2 मान लिया हूँ, और F2 इक्वल टू dx/dt, एक्स वैज द डिस्प्लेसमेंट या बोलते हैं पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमें माइनस लगाया है। यही F2 है, F2 इक्वल टू माइनस अपोजिट के चलते हैं, ये dx/dt वेलोसिटी होगा। b मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बदल कर रखा है b, वेयर b इज द कांस्टेंट और नेगेटिव साइन फॉर द अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो आपने देखा कि दो फोर्स काउज कर रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो टोटल फोर्स जो काउजिंग कर रहा है उसको रोकने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डैम्प्ड हार्मोनिक्स बदलने के लिए जो दो फोर्स काम कर रहे हैं वो है मेरा एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों को जोड़कर मैंने एक फोर्स बनाया। तो ये दोनों इक्वली नहीं बोल सकते, कहने वाले दोनों मिलकर के ही फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को मैंने F मान लिया हूँ। तो F इक्वल टू हो जाएगा जो F1 की जगह पर माइनस kx और F2 की जगह माइनस bx dx/dt, ये प्लस माइनस से बदल जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है। अब जाने कि वी नो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब कोई भी चीज़ को हम लोग फोर्स कर रहे हैं, अगर वो मोशन में है तो न्यूटन्स नहीं आए, ये हो नहीं सकता, तो न्यूटन्स भी आएगा यहाँ पर। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ma। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये आपको पहले से मालूम होगा। तो ये जो मेरा फोर्स है ये वही फोर्स है जो यहाँ पर मैंने रखा है, ये इसके इक्वल होगा तभी ये काम करेगा, क्योंकि दोनों मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास है। इसीलिए सो द एबव इक्वेशन बिकम, इस f के जगह जो मैंने यहाँ रखा था, इस f के जगह हमने इस f का वैल्यू को रख दिया है। देखिए वही है m d2x/dt² इक्वल टू माइनस का kx माइनस का b dx/dt। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ जो m था उसको इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा। देखिए k/m हो गया, फिर माइनस का b/m हो गया, dx/dt हो गया। अब आप देखेंगे कि ये अब इस वाले माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड बचेगा वो जीरो बचेगा, और ये जीरो बचा है। अब b/m को कुछ मान लेंगे, तो b/m को हमने 2r मान लिया है और k/m को ω² मान लिया है। अब ये जो इक्वेशन बनेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये होगा d2x/dt² प्लस 2r/dx/dt प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। ये जो आपका इक्वेशन मिला है यही डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आपको सवाल में बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए सिर्फ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का, शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो आप यहाँ तक लिख करके बंद कर सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, इसका सॉल्यूशन पूछ देता है। तो सॉल्यूशन आपका, इसका सॉल्यूशन जो करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, वीडियो तक अंत तक बने रहेंगे, फिर देखेंगे आप। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, या मोशन या फिर ऑसिलेशन रह सकता है। आप ये शब्द से ना घबराएं, ये वर्ड से नहीं घबराएं कि मोशन है, मेरे सवाल में तो ऑसिलेशन आ रखा था, वैसा कुछ नहीं। मोशन या फिर ऑसिलेशन बात एक ही है। अब लोग जानेंगे वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इज, जो हमने इक्वेशन लास्ट इक्वेशन जो हमने क्रिएट किया था वो ये था d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान करके चलेंगे। इसका सॉल्यूशन जो होगा हमने अपने से लेट कर लेंगे, और इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू c इंटू e⁻∝t एक्सपोनेंशियल के टर्म में, क्योंकि एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज कर रहा था, इसलिए हम लोग इस तरह का फॉर्मेट में एज्यूम करते हैं और उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो x बी द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन मीन्स ऊपर वाला इक्वेशन 1 का। तब एक इक्वेशन 2 जो है उसको हम लोग दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिलेगा यहाँ पर जो इक्वेशन 3 मिला है dx/dt, जो यहाँ x उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो जगह c का तो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही चला आएगा, c∝t
सॉरी ई टू दी पावर अल्फा टी का डिफरेंशिएट होगा ई टू दी पावर अल्फा टी, और इस ऊपर में जो टर्म है अल्फा टी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट, तो अल्फा कांस्टेंट है बाहर चला आएगा और ये टी का हो जाएगा 1, तो मेरे पास होगा सी अल्फा ई टू दी पावर अल्फा टी। अब क्या होगा, अब इसी इक्वेशन 3 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा होगा d2x बाई dt स्क्वायर, और यहाँ पर c और अल्फा दोनों बाहर चले आएंगे, और e टू द पावर अल्फा का डिफरेंशिएट होगा e टू द पावर अल्फा t, और अल्फा t का डिफरेंशिएट होगा अल्फा, और t का 1 हो जाएगा। तो अल्फा फिर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि ये अल्फा पर बचा रहेगा 2 बार, तो हो जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर। तो इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 में आपका x का वैल्यू, सॉरी इक्वेशन 1 में जो है यहाँ पर इक्वेशन 1 यहाँ पर x का वैल्यू dx बाई dt का वैल्यू d2 स्क्वायर dx बाई dt स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग नीचे जो लेकर आए हैं उसमें से। तो जब पुट करेंगे आप x का वैल्यू यहाँ ओमेगा की जगह था c ई टू द पावर अल्फा टी होगा dx बाई dt, तो 2r इंटू सी इंटू अल्फा इंटू ई टू द पावर अल्फा टी होगा, और प्लस में ये d2 स्क्वायर बाई dt x जो इस टर्म में हुआ करता था यहाँ पर होगा c अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0। ये तो आप समझ रहे होंगे कि इक्वेशन 1 में ये सारे वैल्यू को हमने पुट करा है, और जो इक्वल टू 0 यहाँ मिला है वो हमने लिखा है। यहाँ c ई टू द पावर अल्फा टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने सारे को कॉमन ले लिया c ई टू द पावर अल्फा टी, और ब्रैकेट में यहाँ पर जो बचा हुआ है अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर जो बचा आपका 2r और अल्फा भी बचा क्योंकि अल्फा यहाँ मौजूद है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हैं कि अल्फा, ये तो मेरा सॉल्यूशन है जो हमने x इक्वल टू मान रखा था इक्वेशन 2 में, और ये मेरा अभी जो आया वो। अब देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ये टर्म 0 है या तो ये टर्म 0 हो, या फिर दोनों ही 0 है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो हम चाहकर भी इसको 0 नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको सोल्यूशन मान चुके हैं। आप देखेंगे इक्वेशन 2 में हमने लिखा था इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा टी इज ए सोल्यूशन अबव इक्वेशन। अगर सोल्यूशन ही 0 हो गया तो बाकी तो निकलेगा ही नहीं, जो हम निकाल रहे हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो तो आएगा ही नहीं हमारा, क्योंकि शुरू हमने 0 कर दिया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये टर्म को 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सी ई टू द पावर अल्फा टी डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज सी ई टू द पावर अल्फा टी इज द सोल्यूशन अबव इक्वेशन, देयरफॉर दिस टर्म इज मस्ट बी 0। हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। नेक्स्ट पेज में जो मैंने पीछे रखा था अल्फा स्क्वायर 2r अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पर वही रखा है। अब इस रिलेशन को आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। इस तरह हम फैक्टर निकाल होते हैं एक्स, जो अगर एक्स का रिलेशन हो, मान चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, यहाँ एक्स होता, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म होता, तो एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 2r है, यहाँ पर एक्स होता, तो आपका जो फैक्टर निकलता है वो कैसे निकलता है, तो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये तो फॉर्मूला से होता है। तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में, आप 10th में 9th में पढ़ चुके होंगे, वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ मेरा जो अल्फा स्क्वायर है उसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो एक्स हुआ करता था, यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है -b मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर अल्फा का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो अल्फा का कोफिशिएंट 2r, और फॉर्मूला माइनस तो यहाँ से फॉर्मूला में ही होता है, और b का वैल्यू है 2r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब है कि 2r का स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से ही है 4ac, 4 तो फॉर्मूला से ही, a का टर्म मतलब अल्फा का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 है यहाँ पर, तो इसलिए हमने 1 लिया है, और c यहाँ पर मेरा ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो 4ac यहाँ पर आ गया। 2 × 1 मतलब 2a, 2 तो फॉर्मूला से है, 1 होगा मेरा a मतलब अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसलिए हमने 1 लिखा है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 और 4 यहाँ दोनों से कॉमन आएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकल के आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, 2 कॉमन आएगा, नीचे वाले 2 को कट कर देगा, तो आप बचेगा आपके पास माइनस का r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 जो आपको दिखाए थे x इक्वल टू समथिंग था c ई टू द पावर अल्फा टी, वो था मेरा इक्वेशन 2। अब वो x अकेला नहीं है, उसके पास 2 टर्म है, आप यहाँ से देख सकते हैं अल्फा का जो 2 वैल्यू आया, एक प्लस में एक माइनस में। तो अब आप कह सकते हैं कि जो आपका जो इक्वेशन था x इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर अल्फा टी, वो आपका एक टर्म नहीं है, वो 2 टर्म से मिलकर बना है, वो 2 टर्म यहाँ प्लस माइनस है। तो देखिए हम लोग वही है c1
अब वहाँ सी था जो मैंने C1 ले लिया है x1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों टर्म को साथ ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा का दोनों वैल्यू आ रहा है। तो अल्फा का वैल्यू 2 आ रहा है तो दो टर्म को लिखना पड़ेगा x इक्वल टू, इसलिए हमने यहाँ पर C1 और C2 लिया है। C2 और C1 एक कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मान सकते हैं इसको। तो C1 इक्वल C1 e अल्फा टी प्लस x2 की जगह C2 e अल्फा टी। अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से अल्फा का दो वैल्यू आएगा, एक माइनस आर प्लस में आएगा, एक माइनस आर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर शुरुआत मैंने प्लस लिया है, x इक्वल टू C1 e टू द पावर, हम लोग सोल्यूशन में जो पिछले टर्म लिखा अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में सॉल्यूशन करेंगे। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो x का अगर फैक्टराइजेशन निकालें हम लोग, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में ही है, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे इस रिलेशन के थ्रू तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, 9-10 में पढ़ाया जाता है इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का फॉर्मूला, और मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी का यूज करेंगे। जो मेरा एक्स स्क्वायर की जगह वो अल्फा है तो अल्फा का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अल्फा का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग बी मानते हैं, और अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ए मानते हैं, और यहाँ जो होता है उसको सी मानते हैं। तो फॉर्मूला से होगा माइनस का माइनस बी की जगह लिखेंगे 2r, क्योंकि अल्फा का कोफिशिएंट है 2r, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब अल्फा का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का माइनस हो जाएगा 4 का जगह तो 4 फॉर्मूला से a की जगह तो अल्फा स्क्वायर कोफिशिएंट जो 1 है तो 1 रखेंगे, c की जगह ओमेगा स्क्वायर। तो आप 4 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा बाई 2a, 2 यहाँ से लेंगे और सॉरी फॉर्मूला से ही 2 है, और a लेंगे अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट जो मैंने ले रखा है तो 2a हो जाएगा। तब 2 यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 कॉमन लेके बाहर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेके इस 2 से कट कर देंगे तो मेरे पास आएगा माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 हम लोग देखेंगे, इक्वेशन 2 जो x इक्वल टू सी ई टू अल्फा टी था, पीछे देखेंगे इक्वेशन 2, हमने तो ये पेज पलट रखा है इसलिए हम नहीं दिखा सकते अभी। तो वो जो टर्म है वहाँ पर आप देखेंगे 2 टर्म आ रहा है, एक माइनस आर प्लस में आएगा, एक इस प्लस वाले में, और दूसरा एक माइनस में भी आएगा। तो ये 2 टर्म आ रहा है तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 होना चाहिए। तो हमने रखा है x1 प्लस x2। अब c1 वहाँ c था सिर्फ तो c1 रखेंगे, क्योंकि x1 के लिए c1 रख रहे हैं, ई टू द पावर अल्फा टी और प्लस c2 ई पावर अल्फा टी, 2 टर्म हो गया। ये दोनों टर्म की जगह अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये बता दें कि C1 C2 है क्या, C1 C2 C के तरह ही एक अपना कांस्टेंट है। तो C1 एंड C2 आर द आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ C, मतलब C का ही कांस्टेंट है। C को 2 पार्ट में हम लोग तोड़ दिए, दोनों को क्वेश्चन टूटेगा अगर तो कांस्टेंट ही बनेगा, तो वही कांस्टेंट है। तो x इक्वल टू जो होगा C1, यहाँ C1 ई टू द पावर अल्फा की जगह जो होगा, अल्फा की जगह आपको बता दूं अल्फा की जगह क्या होगा, यहाँ पे अल्फा एक माइनस आर प्लस में है तो एक बार प्लस लेंगे, माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये टी है, कहाँ चला गया, ये टी है तो टी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस है तो प्लस C2 की जगह C2 रखेंगे, ई टू द पावर जगह ई, अल्फा के जगह हम लोग आप पुट करेंगे। हमने प्लस का टर्म ले लिया था, हम माइनस का रहेंगे, माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट और टी। तो ये जो इक्वेशन बना आपका इक्वेशन 5 दे देंगे इसको आप, और यहाँ पर देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पर तो सॉल्यूशन ये डायरेक्ट हुआ नहीं, ये फिगर तो इसका फिगर नहीं है, हम बताएंगे फिगर किसका है। हम लोग अभी 3 केस बनेगा। अगर आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर में दोनों बड़ा, अगर आर स्क्वायर मेरा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो ये केस अलग तरीका से सॉल्व होगा। एक केस ये हो सकता है कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या होगा, तो इक्वल होंगे तो ये लगभग 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 के करीब होता है ना कि 0 होता है, तो आप 0 के करीब मतलब ये टर्म तो नेगलेक्ट ही हो जाएगा। एक और टर्म हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर से बड़ा है, तो फिर क्या होगा। तो हम लोग बेसिकली सारे केस को देखेंगे और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम लोग सारे सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे भी। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो मैंने पहला केस लिया है वो हैवी डैम्पिंग ओवर द डैम्पिंग, इसको बोलते हैं जब आर स्क्वायर जो है वो ओमेगा स्क्वायर से बड़ा हो जाए। मतलब आपको देखिए हम इस यहाँ से दिखा दें, आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर में आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाए, किस कंपेरिजन में, ओमेगा स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो हमने लिखा है आर स्क्वायर जब बहुत बड़ा हो जाए या बड़ा हो जाए ओमेगा स्क्वायर से, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्पिंग या फिर हैवी डैम्पिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि इन दिस केस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज रियल, क्योंकि आर बड़ा हो गया तो क्या मिलेगा हमको, एक रियल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, एंड लेस देन आर,
लेस देन आर मतलब आर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो तो छोटा ही होगा ना, तो इसलिए लेस देन आर। और ये भी कह सकते हैं कि उसमें प्लस माइनस बी भी तो है, बी तो घटाना पड़ेगा, इससे भी आर निकल गया, देखिए माइनस आर है, तो यहाँ तो मेरा आर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू कुछ आ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ये पॉजिटिव होगा और इसमें कुछ नेगेटिव होगा, तो आप बेसिकली जान सकते हैं कि आर से तो छोटा कम ही होगा क्योंकि कुछ माइनस हो रहा है उसमें से। लेस देन आर फ्रॉम इक्वेशन 5 बोथ द एक्सपोनेंट are the negative, it means that the displacement x decreases continuously with time t. Thus the particle when the once displaced return to its equilibrium position quite slowly without the performing any oscillation. Such a motion is called over damped or periodic मोशन। तो जब आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो आप इस तरह एक यहाँ भी नेगेटिव चला ऊपर भी आएगा, और ये नेगेटिव मतलब धीरे धीरे एक ऊपर तो होगा ही, यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ को छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अभी क्या हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जो एक जीरो वालों पहले जीरो पोजीशन में था, यहाँ जीरो मान लें, तो ये जीरो पोजीशन में था, तो यहाँ जीरो पोजीशन में फिर से वापस चला गया, तो ये वाले इसी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प या फिर हैवी डैम्प। और ये डैम्पिंग का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा तब ये केस बनता है। हो सकता है आपके पास एक केस और हो जब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो वो क्रिटिकल डैम्पिंग होता है। कहने का मतलब हुआ इससे जस्ट ऊपर, मतलब ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, इससे जस्ट आर थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो ये वाला केस मिल जाएगा, कहने का ये मतलब हुआ। तो क्रिटिकल डैम्पिंग इसको बोलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आप समझ रहे हैं, उसको बोल रहे होते हैं जब यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होता है और उससे नीचे वो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, आप ये कह सकते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग वही हो गया। आप थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं इसको, हाँ थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं इसको। आइए इसमें चर्चा करते हैं कि इफ आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर देन द एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब जो होता है ई टू द पावर वही अल्फा स्क्वायर माइनस आर और प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वो जो टर्म है उसको एक्सपोनेंट टर्म बोलेंगे। जहाँ पर ई का टर्म आता है उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो ई का टर्म है, देखिए ई है, ई एक्सपोनेंट का टर्म है, ई जो ई है तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म। तो एक्सपोनेंशियल टर्म मस्ट बी जीरो, हेंस वी कंसीडर द केस अंडर रूट आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज नॉट जीरो। इज नॉट जीरो कहने का मतलब वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस माइनस में होता है, तो जीरो के करीब वैल्यू देगा, ना कि जीरो। इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी कॉल्ड एच, मान लो क्वांटिटी आपका एच है। देन द फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर प्लस एच, क्योंकि वो जो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो मैंने क्या है वो एच मान लिया तो एच होगा, और टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस आर माइनस एच और टी। आप यहाँ समझ रहे होंगे अब क्या होगा। अब आप ये जो सी ई टू द पावर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर और ये टी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर टी, और ये प्लस एच है तो एच टी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी वही सी तो बाहर ही है, और ये ई होगा आर टी से मल्टीप्लाई ई टू माइनस आर टी, यहाँ डॉट और ये होगा माइनस एच टी। ये मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, बस एक्सपोनेंशियल को दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ में से ई माइनस का आर टी पावर में, यहाँ पर भी ई माइनस का आर टी पावर में, ये दोनों एक ही कॉमन है ये दोनों टर्म में से, तो दोनों को बाहर ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा सी वन ई टू द पावर एच टी प्लस और सी टू ई टू पावर माइनस का एच टी। अब आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपेंशन होता है आप जानते हैं वो क्या होता है। ये तो सी वन कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पर ई और वन प्लस एच टी प्लस का एच टी का स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, उसका बहुत बड़ा होता जाता रहता है। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने दो ही टर्म को लिया, यहाँ पर भी दो ही टर्म को लिया। यहाँ पर माइनस है इसलिए बीच में माइनस है, यहाँ बीच बीच में माइनस भी होता जाएगा। अब इसको देख लेंगे या फिर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब ई टू द पावर माइनस आर टी यहाँ तो कॉमन ही था। अब यहाँ सी वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो सी वन होगा, और सी वन अगर एच टी से मल्टीप्लाई होगा तो सी वन एच टी होगा। यहाँ पर सी वन से मल्टीप्लाई होगा सी वन होगा, और माइनस सी वन एच टी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सी टू एच टू, सॉरी सी टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो सी टू बनेगा, और सी टू एच टी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एच टी बनेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये सी वन यहाँ सी वन वन से मल्टीप्लाई हुआ, सी टू वन से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को एक टर्म में कर दिए। सी वन यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो एच टी बाहर क्या हुआ है, सी वन लिखे हैं, और सी टू माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस का होगा, इस जगह पे माइनस सी वन माइनस का सी टू एच टी होगा यहाँ पर। उसके बाद वो नेक्स्ट पेज में आएंगे। नेक्स्ट पेज में हम मान लें कि सी वन माइनस सी टू जो है, सॉरी सी वन प्लस
C2 जो है A है और C1 माइनस C2 वो मेरा B है। अब यहाँ x इक्वल टू e पावर माइनस अल्फा टी तो कॉमन था। अब C1 प्लस C2 की जगह A पुट करेंगे और C1 माइनस C2 और H के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे B और T रह जाएगा। ये मेरा इक्वेशन हुआ जब कब आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रहे तब का। आइए हम लोग थर्ड केस में आते हैं, जब उसको बोलते हैं लाइट डैम्पिंग या फिर अंडर डैम्पिंग बोलेंगे। तो ये केस 3 है जब ओमेगा स्क्वायर बड़ा हो जाए आर से, तो उस वाले केस को हम लोग बोलेंगे लाइट डैम्पिंग या फिर अंडर डैम्पिंग। इस वाले केस में होता है क्या है कि जब ये आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नेगेटिव, जब इस तरह से केस होता है, जब ये बड़ा हो जाता है, तो आप जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो था, यहाँ पर देखेंगे आप इक्वेशन 5 में, ओमेगा स्क्वायर जो था वो नेगेटिव था, तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव का आने के वजह से हम लोग इसको लाइट डैम्पिंग बोलते हैं। तो इसका जो ये टर्म है इसको हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, तो माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस को हम लोग क्या सकते हैं, जे स्क्वायर मतलब माइनस का 1 को माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 को लिख सकते हैं आई का स्क्वायर, आईटा के टर्म में, कि हम आईटा हमने जे लिया है, तो आप जे भी कर सकते हैं इसको, आई जे। तो यहाँ जे है तो जे स्क्वायर, माइनस की जगह पर लिखे तो जे स्क्वायर का वैल्यू जे होगा अंडर रूट के बाहर, और ये पूरा अंडर रूट में ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। इसको ओमेगा प्राइम ले लिया हमने, ओमेगा प्राइम इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि बार बार लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ मान लें और फिर आगे बढ़े। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, अब इक्वेशन 5 में ये चीज़ पुट करेंगे हम लोग, तो होगा x इक्वल टू C1 ई पावर माइनस का r प्लस जे ओमेगा प्राइम टी, और यहाँ पर होगा C2 ई पावर माइनस का r माइनस जे ओमेगा प्राइम इंटू टी। आप देख लेंगे यहाँ से मैंने पुट किया है इस इक्वेशन से, इसका जो वैल्यू आया था जे ओमेगा प्राइम आया था, तो यहाँ जे ओमेगा प्राइम टी और यहाँ माइनस का जे ओमेगा प्राइम टी जो यहाँ पर मैंने पुट कर रखा है ये दोनों जगहों पे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जब ये ई टू द पावर माइनस आर और टी, तो यहाँ पर भी आएगा और इस वाले टर्म में भी आएगा, दोनों को बाहर निकालेंगे, ई पावर माइनस आर टी, यहाँ बचेगा C1 और ये वाला टर्म, C2 और ये वाला टर्म, तो ये लिख देंगे। अब एक रिलेशन होता है आप जानते हैं आईयूटा का, तो ई टू पावर आई थीटा जो होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू पावर माइनस आई थीटा रहे तो कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इस वाले टर्म को हम लोग देखिए, यहाँ पर जे है और थीटा की जगह ओमेगा प्राइम टी है, यहाँ पर माइनस तो माइनस और आई की जगह जे है और थीटा की जगह ओमेगा प्राइम टी है, तो इसको हम लोग ठीक उसी तरह सोल्यूशन करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में लोग आ गए। अब यहाँ पर x इक्वल टू ई पावर माइनस आर टी C1 आपने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही पुट किया हूँ, जो ई टू पावर आर टी जो था मेरे पास, आर टी ही शायद नहीं, जे ओमेगा प्राइम टी था, सॉरी जे ओमेगा प्राइम टी था, वो हम लोग यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है। अब C1 C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, सिर्फ माइनस से वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि C1 के साथ कोस ओमेगा प्राइम टी है, यहाँ C2 के पास भी कोस ओमेगा प्राइम टी है, दोनों की जगह कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे तो जे साइन ओमेगा प्राइम टी और C1 माइनस C2, ये C1 और यहाँ पर माइनस का C2 और ये जे तो जे बाहर आया। अब आप क्या करेंगे, अभी फिर से मान लेंगे यहाँ C1 C2 के ए साइन अल्फा साइन फाई है और जे C1 माइनस C2 को कोस फाई। अभी इस वाले एक जो भी आप लेट किए उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे आपको, तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर x इक्वल टू ई पावर माइनस अल्फा टी और ये कोस ओमेगा प्राइम टी, कोस ओमेगा प्राइम टी, इस जगह पे आप क्या पुट किए थे ए साइन अल्फा से ए साइन फाई हो जाएगा, प्लस का तो प्लस, ये जे साइन ओमेगा टी तो साइन ओमेगा ये यहाँ पर सॉरी जे ले लिए हम लोग, जे C1 माइनस C2 को हम लोग पुट कर दिए, ये कोस फाई तो ये कोस फाई हो गया और साइन ओमेगा प्राइम टी है। अब क्या होगा, ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि ए को कॉमन ले लें, बाहर चलाया, और साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब आप ओमेगा प्राइम टी और प्लस फाई को एक साथ रख सकते हैं, फिर फॉर्मूला तोड़ेंगे आप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मेरा क्या है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन ही बोलते हैं। बोलते बोलते थक गए तो जबान लड़खड़ गया छोड़ू, तो कोई बात नहीं, आप तैयार रखेंगे इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस तरह सवाल पूछ जाते हैं आपके ग्रेजुएशन में, आप लोग सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसको तैयारी कर लेंगे ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। थैंक यू।